मेरा नाम है शिव कुमार निषाद। और जैसा कि आपने देखा था कि इससे पहले हमने एक एपिसोड बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान का विकास क्रम का लेक्चर हमने शुरू कर दिया। तो पहला एपिसोड आपके बीच में जा चुका है, आपने देखा, आपने जो भी रिस्पांस दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा ये विकास के क्रम का जो लेक्चर है वो खत्म नहीं होगा। ये विकास के क्रम का लेक्चर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता ही जाएगा। आगे हम इस तरह से पूरे संविधान को कवर करेंगे, फिर जियोग्राफी कवर करेंगे, इस तरह से पॉलिटिक्स जो भी चीजें हैं या जो भी जीएस के पर्पज से इम्पोर्टेंट है बीसीएस लेवल तक सबको कवर करते रहेंगे। आइए हम इसी के कल हमने बताया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक आपको पढ़ाया था पूरा। उसमें कम से कम आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उठा के देखेंगे तो लगभग 25-20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठता है। तो जल्दी से हम चैप्टर अगले इसके आगे एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक अधिनियम आया था 1786 का अधिनियम। दोस्तों, इस 1786 के अधिनियम के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मैंने आपको ये बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी, उसके बाद ये भी बताया था कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस समय जो गवर्नर जनरल बना था बंगाल का वो बना था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1773 में बंगाल का गवर्नर बना था, लेकिन उसका कार्यकाल चला था 1785 तक चला था। 1785 तक उसका कार्यकाल चला था। दोस्तों, अब देखिए 1785 तक जब उसका कार्यकाल चला है तो 1786 में एक्ट आ गया। क्यों एक्ट आ गया? क्योंकि उसका कार्यकाल खत्म हो गया। तो उसके कार्यकाल खत्म होते ही ये तब मैं बच्चों को इस तरह से बताता हूँ, 1786 का एक्ट तब आया था ये जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनने की मांग की जा रही थी। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से कहा जा रहा था कि आप गवर्नर जनरल बन करके आइए बंगाल का, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने से मना कर दिया था। अब सवाल ऐसा क्यों किया था? उसने इसलिए कर दिया था क्योंकि वो विशेष प्रधान सेनापति की शक्ति का मतलब अधिकार मांग रहा था। वो कह रहा था हमें प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान किया जाए, लेकिन मजबूरी में आकर के उसे ये प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान किया गया था। ये तो मैंने मोटी मोटा कहानी नुमा बनाने के लिए मेरा उद्देश्य रहता है कि बच्चों को याद है, इसलिए कहानी नुमा बताता हूँ। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना है। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की। पॉइंट नंबर 1 एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई? तो आंसर होगा 1786 एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे, इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा दी गई सलाह को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। यानी गवर्नर जो गवर्नर जनरल था, इससे पहले जो गवर्नर जनरल मैंने आपको बताया था जो कार्यकारिणी परिषद आई थी, कब आई थी? याद करिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यकारिणी परिषद बनाई थी। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल अकेला कोई व्यक्ति पूरे देश को नहीं संभाल पाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर भारत में प्रधानमंत्री है तो उसके अंदर इतनी औकात नहीं है कि भारत को संभाल पाए। वो उसके पीछे वो क्या जाने भारत की जीडीपी के बारे में, वो क्या जाने भारत के बारे में, अनपढ़ आदमी। उसके चारों तरफ सलाह देने के लिए लोग लगे रहते हैं। तो इस तरह से देश चलता है, तब वो नीतियां बना पाता है। तो इस तरह से जब गवर्नर जनरल बना तो वहां पर तो उस गवर्नर जनरल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरे संभाल पाए बंगाल को, इसलिए कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। और उस कार्यकारिणी परिषद का एक ही काम था 1773 में कि वो सलाह दे। तो यहाँ पे लेकिन वहां पे जो कार्यकारिणी 1773 में बना था वो जो सलाह देता वो गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्य था 1773 में। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1786 एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इसको यहाँ पे अधिकार दे दिया गया कि वो विशेष परिस्थितियों में जो कार्यकारिणी परिषद सलाह देगा उसे वो रद्द कर सकता है। तो आपने 2 पॉइंट देखा, प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान किया गया इस गवर्नर जनरल को, और विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा दी गई सलाह को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 याद रखना है आप, इन दोनों पावरों के साथ आने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन थे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। क्या? प्रधान सेनापति की इस एक्ट के माध्यम से प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान कर दी गई, और विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा दी गई सलाह को रद्द किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये इस तरह से जो दोनों पावर को लेने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, आपने अभी देखा 1786 का एक्ट,
मैंने 1773 से लेकर के 1781, 1784, 1786 तक के एक्ट को कवर किया। अब हम आपको इसके बाद जो एक्ट आया था दोस्तों वो था 1793 का एक्ट। तो दोस्तों 1793 का एक्ट, इसके बाद हम बताएंगे 1793 के एक्ट की क्या भूमिका है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1793 के एक्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए मैंने दोस्तों आपको ये बताया था कि शुरुआत में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो 15 सालों की मोनोपोली के साथ स्थापित हुई थी। यानी कि मोनोपोली हम बच्चों की समझ में नहीं आता है कि मोनोपोली क्या है। बट सर जी मोनोपोली मोली मोली कह रहे हैं, तो मोनोपोली का मतलब आप ये समझिए अधिकार पत्र। 15 सालों के लिए अधिकार पत्र। जैसे आप किसी देश में जाते हैं तो आपको वीजा मिलता है, ये पासपोर्ट भारत बना के देता है और दूसरे देश वाले वीजा बनाते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक प्रकार के वीजा है, लेकिन उस समय मोनोपोली कहते थे उसको। तो 15 सालों की मोनोपोली के साथ आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब 1793 आने लगा तो उसके पास आते आते मोनोपोली उसका खत्म, अधिकार पत्र खत्म हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे सबसे पहले कंपनी को स्थापित करने का काम किया जाए। तो इसीलिए 1793 के एक्ट को ध्यान रखेंगे। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी मोनोपोली जो थी उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि कहा गया कि अब कंपनी 20 वर्ष और रहेगी भारत में, है ना। अब देखिए किस तरह से कंपनी धीरे धीरे अपने अधिकार को बढ़ाते चली जा रही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा, आईबी का एग्जाम हुआ तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन था 1793, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 1793 और 1813। हालांकि दोस्तों मैं 1813 आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन अभी बताऊंगा जब तो सब समझ में आया। 1813 में भी बढ़ाया गया था, तो वो आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगा। तो 1793 में ये अगर 1813 ना होता तो 1793 ही हमें मारती। क्यों कि 1793 में पहली बार कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कहा कि अब कंपनी क्या करेगी, 20 वर्ष तक भारत में राज करेगी और 20 वर्ष तक यहाँ पे भारत में राज करेगी। पहला पॉइंट 1793 एक्ट की हम क्या ध्यान रखेंगे कि कंपनी के एकाधिकार को क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। पहली पॉइंट याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 2, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से प्रदान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से दूसरा पॉइंट से क्वेश्चन उठता है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन होगा भारतीय राजस्व से। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चयन कहाँ से हुआ था, किस एक्ट से हुआ था? तो इसका जवाब ये होगा 1784 के पिट्स इंडिया। जब हमने आपको पढ़ा रहा था तो हमने आपको बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था, जिसमें 6 सदस्य थे और इन 6 सदस्यों को ब्रिटेन के क्राउन चुनकर, याद करिए मैंने बताया था ब्रिटेन के क्राउन चुन करके भेजते थे। तो जो ब्रिटेन के क्राउन चुन करके भेजते थे उस समय 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, तो उस एक्ट में ब्रिटेन के क्राउन खुद सैलरी इनको देते थे, बोलते थे हम सैलरी देंगे आपको, मतलब सैलरी उनको देना पड़ता था। लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया 1793 एक्ट में दूसरा पॉइंट ये जोड़ दिया कि अब जो भी हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उनको जो वेतन मिलेगा वो भारतीय राजस्व से प्रदान किया, यानी भारत से जो भी पैसा अर्न किया जाएगा उसी पैसे में से अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भी ध्यान दिया जाएगा पैसा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज पूछे गए हैं। पहला चीज आप याद रखेंगे कि बोर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है ना। तो ये 2 पॉइंट आप सबसे ज्यादा, हालांकि 1-2 पॉइंट और हैं किताबों में, और सारे पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन मैं केवल मेरा उद्देश्य यही है कि उतना ही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के पंडित बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित बनने से बहुत लोग सड़क पर घूमते हैं लेकिन नौकरी मिलना कुछ नहीं। तो कम पढ़िए, स्मार्ट पढ़ाई करिए। अब देखिए 1783 कंप्लीट हुआ, 1786 कंप्लीट हुआ, इसके बाद एक एक्ट और आया जिसको बोलते हैं 1793 हो गया, 1813 का एक्ट। कौन सा है? 1813। दोस्तों मैंने 1786, 1793, 1813 बताने जा रहा हूँ। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो है 1813 का एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी एक्ट के माध्यम से, सबसे पहले इस एक्ट को बताने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस एक्ट के माध्यम से भारतीय लोग बहुत गुस्सा गए
भारतीय लोग इतने गुस्सा हो गए कि उसका परिणाम आपने देखा 1757, आपने सुना होगा कि 1757 में क्रांति हुई थी। और ये वह क्रांति थी जिस क्रांति से अंग्रेज लोग पूरी तरह से डर गए थे और उस समय भारत आजाद होने के कगार पे खड़ा हो गया था। यानी भारत 1857 में ही आजाद होने जा रहा था, लेकिन कुछ लोग साथ नहीं दिए, कुछ राज्य हमारे साथ नहीं दिए, वरना तो आज हम 15 अगस्त 1947 में थोड़ी ना आजाद हुए, उससे पहले 1857 में ही आजाद हो गए थे, लेकिन वहां पे कुछ राज्य साथ ही नहीं दिए। तो एक तरह से जो 1857 क्रांति, हालांकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको, तो ये जो क्रांति हुई थी कहीं ना कहीं 1813 का भी रीजन माना जाता है कि 1813 एक्ट जो पास हुआ था उससे भारतीय लोग भड़क गए, गुस्सा गए। अब जानेंगे कोई दोस्तों कि ऐसा क्या था 1813 में जिससे भारतीय लोग गुस्सा गए, जिसका परिणाम 1857 में क्रांति में मिला। तो दोस्तों मैं यहाँ एग्जाम, हालांकि किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं एग्जाम छांट करके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। अगर इसमें से आप लोग छांटने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर आपको छांट देगा, इसीलिए प्लीज इसमें से मत छांटिएगा। जो मेन चीजें वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1813 अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये देखिए, पहली विशेषता याद रखना है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके उसे चीन और चाय पर सीमित किया गया। हालांकि किताबों में क्या लिखा गया, किताबों में ऐसे लिखा है, कंपनी के चीन और चाय को प्रतिबंधित कर, कंपनी के एकाधिकार को प्रतिबंधित कर उसे चीन और चाय पर सीमित किया गया। अभी बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते हैं कि इसका चीन और चाय का क्या मतलब है। क्या ये मतलब है कि वो चाय बेचेंगे कंपनी वाले? ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये वजह था कि चीन के जो हिस्से हैं वहाँ पे चाय की मतलब बहुत ज़्यादा खेती होती है, वहाँ पे अपना चाय का व्यापार कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सवाल है ऐसा क्यों किया, कंपनी के अधिकार क्यों खत्म किए गए? देखिए दोस्तों, 1813 तब है जब बहुत सारी विदेशी कंपनियां मांग कर रही थी, कह रही थी भैया ऐसा क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो केवल भारत में उसी को अधिकार मिलता है व्यापार करने के लिए, हम भी व्यापार करेंगे, बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी। इसलिए 1813 एक्ट के माध्यम से पहला काम इन्होंने, इंग्लैंड के लोगों ने यही किया कि कंपनी के एकाधिकार को सीमित करते हुए उसे चीन और चाय पर क्या किया गया, उसके समाप्त करते हुए चीन और चाय पर सीमित किया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करते हुए उसे चीन और चाय पर सीमित किया गया? तो 1813 का अधिनियम, ये बहुत ही पहला अधिनियम, पहली विशेषता आपने देखा। दूसरी विशेषता जिससे भारतीय लोग भड़के थे, दूसरा काम, इस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए भारत में आने की आज्ञा प्रदान। आज जो आप देख रहे हैं ना हमारे भारत में ईसाई लोग हैं, वो 1813 एक्ट के माध्यम से ही आए, उसके बाद धर्म प्रचार किए, यहाँ पे ईसाई बहुत ज्यादा हो गए। तो 1813 एक्ट के माध्यम से ही ईसाई मिशनरी मांग कर रहे थे, उनकी मांग को ठुकराया जा रहा था बार बार, लेकिन 1813 एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को पहली बार धर्म प्रचार के लिए भारत में आने की आज्ञा पड़ा। तो भारतीय लोग इससे भड़क गए, अरे बाप, हमारे तो धर्म के खिलाफ हो रहा है, हमारे धर्म प्रचार के लिए हमारे धर्म के लोगों को अब ये लोग अपने धर्म लेंगे, इसलिए से भारतीय भड़के थे। इसका परिणाम मैंने बता चुका आपको कि 1857 की क्रांति भी इसी की वजह से हुआ था। ये कारण पूरा नहीं था, लेकिन बहुत सारे कारण थे 1857 के, ये मैं जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन ये भी कारण माना था 1813 का। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों के दरवाजे धर्म प्रचार के लिए भारत में खोल दिए गए? तो बता देंगे 1813 एक ऐसा एक्ट है जिस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड, एक तीसरा भी एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है, ध्यान दीजिए। इस एक्ट के माध्यम से सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखें, अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन उठता है, प्रतिवर्ष पहली बार अंग्रेजों ने सोचा कि पहली बार भारतीयों को शिक्षित किया जाए और प्रतिवर्ष उनकी शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाए। तीसरा अधिनियम, तो 1813 का अधिनियम की फिर से मैं रिवीजन करूंगा। कंपनी पहला करिए, कंपनी के एकाधिकार को चीन और चाय पर सीमित किया गया, और दूसरा क्या, ईसाई मिशनरी को भारत में आने की आज्ञा प्रदान किया गया। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तीसरे से एक क्वेश्चन उठता है, क्या भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो यहाँ पे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि मैं भी जब पढ़ रहा था तो मेरे मन में भी क्वेश्चन उठा था कि क्या उनकी ये सोच हो गई थी कि अब भारत के लोगों को शिक्षित किया जाए, ऐसा उन लोग सोच रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं, पढ़ने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी ये सोच नहीं थी कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अब सवाल ऐसा क्यों उन्होंने किया, ये भी बताते हैं आपको। देखिए
धीरे धीरे उनकी जो प्रशासन शक्ति थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। उनका जो क्षेत्र था, प्रशासन का अधिकार जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। तो उनके लिए अधिकारियों की डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी, यानी कर्मचारियों की मांग ज़्यादा बढ़ रही थी। और जो ब्रिटेन से मंगाते थे तो ब्रिटेन के लोग जब आते थे वो अधिक सैलरी लेते थे, आने जाने का खर्चा लेते थे, बहुत सारी चीज़ें लेते, और प्लस यहाँ पे आते तो अंग्रेजी बोलते थे। उन्हें हिंदी में बात करने के लिए, यहाँ लोकल लैंग्वेज में बात करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, सालों भर 6 महीने तक ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, तब जाकर के वो यहाँ के लोकल लैंग्वेज से बात करते थे, तब जाके अपना काम करते थे। तो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश का खर्चा हो जाता था। तो ब्रिटिश ने सोचा यार बहुत दिक्कत हो रहा है, तब उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि अगर भारतीयों को हम कुछ भारतीयों को शिक्षित कर दें तो उन्हें ना तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कम सैलरी में रख दिया जाएगा, बहुत सारा फायदा होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि भैया ये सबसे अच्छा मेथड है, प्रतिवर्ष कुछ चुनिंदा लोगों को शिक्षित कर दो, वो हमारा नौकर बन जाएंगे, हमें कम पैसे में नौकर मिल जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। तो इस 1813 के अधिनियम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने तो दोस्तों आपने देखा 1793 के को हमने बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट थी, 1786 बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट थी, 1813 को बताया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों आपने देखा कि तीन अधिनियम था जिस अधिनियम को मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बताया। अगर मैं चाहता तो पूरे अधिनियम को एक ही लेक्चर में खत्म कर देता, लेकिन दोस्तों ऐसे करने से मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो वीडियो देखेगा, क्योंकि कल इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था तो लंबा थोड़ा सा हो गया था, तो बच्चों ने फ़ोन करके कहा कि सर ऐसा करिए, थोड़ा सा कम बनाइए ताकि हम एक चीज़ों को आराम से पढ़ सकें। तो इसीलिए हमने सोचा कि 2-3 ही अधिनियम अंतर करते चल, भले से 1 आध महीना ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन 2-3 ही अधिनियम कवर करते चलेंगे तो अच्छे से हम कवर कर पा रहे होंगे। 3 सारे दोस्तों ये सब एक्ट अभी आपको बकवास लगेंगे, 1-2 बार आप देखेंगे तब जाकर के समझ में आएगा, और जब एग्जाम में आप जाएंगे तब समझ में आएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट एक्ट थे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना इनफ रखते हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर में दोस्तों बताएंगे कि 1833 का अधिनियम क्या था, 1853 का अधिनियम क्या था, इस तरह से हम 1935 तक जाएंगे। उसके बाद प्रस्तावना के बाद संविधान खत्म करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।